प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको आगामी एग्जाम्स में काफी हेल्प दे सकता है। आइए दोस्तों, देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले पद चीता और गजेल व्यापारिक और आर्थिक भाषा में क्या संदर्भित करते हैं। ऑप्शन दिया है, तीव्र आर्थिक समृद्धि दर वाले विकासशील देशों को, भविष्य में उच्च रिटर्न देने की उम्मीद वाले शेयरों को, रोजगार सृजन की उच्च क्षमता वाले उदीयमान उद्योगों को, शीघ्र ही यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने की संभावना वाले स्टार्टअप्स को। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला चीता और गजेल, आपको बताना दोस्तों, जो चीता और गजेल जो व्यापारिक और आर्थिक भाषा में इसका क्या सेंस निकलेगा, आपको बताना क्या संदर्भित करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चीता और गजेल जो है व्यापारिक और आर्थिक भाषा में किन चीज को संदर्भित करते हैं, तो वह शीघ्र ही यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने की संभावना वाले स्टार्टअप्स को हम चीता और गजेल कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। चीता और गजेल किसको कहा जाता है, शीघ्र ही यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने की संभावना वाले स्टार्टअप्स को कहते हैं। यूनिकॉर्न क्या है दोस्तों, ये आपको समझना है। यहाँ पर यूनिकॉर्न का मतलब आपको समझना होगा, यूनिकॉर्न किसे कहेंगे। तो ऐसे स्टार्टअप्स कंपनी जिसकी कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो या उससे अधिक हो। तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो या उससे अधिक हो, क्या हो दोस्तों, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 बिलियन, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो यूएस डॉलर है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो या उससे अधिक हो, तो ऐसे स्टार्टअप्स कंपनी जिसकी जो कीमत है, जो ब्रांड वैल्यू है, वह क्या हो दोस्तों, वह है कीमत कितनी होनी चाहिए, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो। तो ऐसे स्टार्टअप्स को हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों, चीता और गजेल व्यापारिक और आर्थिक भाषा में क्या संदर्भित करते हैं। तो चीता, तो चीता ऐसी स्टार्टअप कंपनी, ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो आगामी 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है, उसको हम क्या है, चीता से संबोधित करते हैं। ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो आगामी 5 वर्षों में जो है यूनिकॉर्न बन सकता है, उसको हम चीता से संबोधित करते हैं। और गजेल, तो ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो आगामी 2 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है, उसको हम गजेल से संबोधित करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखेंगे चीता, तो ऐसा स्टार्टअप कंपनी जिसका जो मूल्य, जो कीमत कितना हो, वह 200 से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और आगामी 5 वर्षों में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, वह यूनिकॉर्न बन जाएगा। और गजेल, तो गजेल ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो जिसका जो मूल्य, कीमत कितना होना चाहिए, जिसका कीमत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और आगामी 2 वर्षों में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो जाएगा और यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने की संभावना होती है। तो यह दोस्तों संभावना ही जताया जाता है कि चीता ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो आगामी 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकती है। और गजेल ऐसा स्टार्टअप कंपनी जो आगामी 2 वर्षों में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर सकती है। तो ये चीज हमको लग रहा है दोस्तों कंफर्म हो गया होगा आपको। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है आपको बताइए। ठीक है, एक प्रश्न आ सकता है। तो यूनिकॉर्न शब्द सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों, एलिन ली। एलिन ली के द्वारा दिया जाता है, एलिन ली। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एलिन ली, ये चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। कारण दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है और इसकी न्यायिक कार्यवाहियों को विधिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी जाती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। बताइए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट दिया है और क्या है,
कार्ड दिया है उसको देखिए। कथन क्या है, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो कथन है वह क्या है, गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है अपने जो दिए गए निर्णय और फैसलों को जो भविष्य में किसी भी समय जो है बदल सकता है। ठीक है, ये कहां से हमको पता चलता है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने निर्णयों को क्या है, आगामी भविष्य में किसी भी समय जो है क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कथन दे रहा है, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को नहीं बदल सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने दिए गए निर्णयों को भविष्य में किसी भी समय, अपने आदेशों को, अपने निर्णयों को किसी भी समय क्या है, बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कार्ड देख लिया क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है और इसकी न्यायिक कार्यवाही को विधिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 दोस्तों क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेखी न्यायालय है। इसके जो निर्णय होते हैं, जो इसके आदेश होते हैं, उसको, इसकी जो न्यायिक कार्यवाही है उसको विधिक साक्ष्य के रूप में, विधिक संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, मान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से देखिए, कार्ड तो सही दिया हुआ है, ठीक है, कथन गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। कथन गलत है किंतु कारण सही है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कथन गलत है किंतु कारण सही है। क्यों है, तो देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने पूर्व के निर्णयों को बदलने की शक्ति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अपने, इसी को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है। क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति, उच्चतम न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की शक्ति, जो रिव्यू पावर है उच्चतम न्यायालय के पास, रिव्यू, तो उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए किसी भी निर्णयों को भविष्य में किसी भी वाद में जो है अपने फैसलों को क्या होगा, परिवर्तित कर सकती है, उस समय की जो परिस्थितियों के आधार पर जो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है, तो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, और अनुच्छेद 129 किससे रिलेटेड है, तो उच्चतम न्यायालय की अभिलेखी न्यायालय के बारे में जो प्रावधान दिए गए ये चीजें। तो ये डायरेक्टली आपको आर्टिकल आ सकते हैं कि अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 129 किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कथन और कारण के फॉर्म में आया हुआ है, तो ये भी चीज आपको इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है, तो उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को क्या है, आगामी भविष्य में किसी बात में परिवर्तित कर सकता है। और अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेखी न्यायालय होने के कारण इसकी जो न्यायिक कार्रवाइयां हैं वह विधिक साक्ष्य के रूप में, विधिक संदर्भ में जो है पूरे भारत में जो है न्यायिक प्रणाली में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद ने महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किन विधायी निकायों में महिला आरक्षण का प्रावधान करता है, महिला आरक्षण जो है प्रदान करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 2023, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2023 किससे रिलेटेड है, महिला आरक्षण से। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपको नीचे दिए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो संसद ने महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन 106वां अधिनियम 2023 पारित किया है। यह अधिनियम निम्नलिखित में से किन विधायी निकायों में महिला आरक्षण का प्रावधान करता है, ये चीज आपको बताना है। किन विधायी निकायों में दिया है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दिया ए ऑप्शन केवल 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 और 4। तो यहाँ पर बताइए, तो देखेंगे जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023
संसद के द्वारा पारित किया जाता है। इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है, साथ ही जो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, उनकी जो है विधायिका में जो है महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कहां पर किया गया है? लोकसभा में। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं में जो है महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1/3 महिला आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कहां कहां किया गया? लोकसभा में और राज्य विधानसभा में। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपुल और जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया गया। ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि महिला आरक्षण विधेयक कब पारित किया गया? तो 2023 में पारित किया गया। तो उससे रिलेटेड 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है, साथ ही जो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, वहां की जो विधायिका में जो है महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान, 1/3 महिला रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है। यह कब लागू होगा पूरी तरह से? तो यह अधिनियम 2023 में पारित हुआ, उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके जो सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो जाने के बाद महिला आरक्षण के लिए पूरे मतलब भारत में क्या है परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद जो यह अधिनियम जो है जमीनी रूप से जो है वास्तविक रूप से लागू हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? बताना है दोस्तों, राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हाउस ऑफ द पीपुल से अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपको बताना, ऑप्शन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लोकसभा से हाउस ऑफ द पीपुल से अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपको बताना है अधिक शक्तियां प्राप्त है, पावर्स का यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, धन विधेयक को पारित करने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने में। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए और उसको पारित कर दिया जाए राज्यसभा के द्वारा, और लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत हो तभी। तो यहां से हमको क्या ज्ञात होता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधित जो प्रावधान का जो आरंभ कहां पर किया जा सकता है वह राज्यसभा में ही किया जा सकता है। ये हमको कहां से ज्ञात होता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 67 राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान करता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित किया जाए जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित हो जाएगा, और लोकसभा उस प्रस्ताव से क्या है सहमत हो। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसको जो है संकल्प लाया गया हो, पारित किया गया हो। ये हमको कहाँ प्रोविजन मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में यह दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रावधान कहाँ आरंभ किया जा सकता है वह राज्यसभा में ही प्रारंभ होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाने में। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा में ही कोई प्रस्ताव आरंभ करके हटाया जा सकता है और जिससे लोकसभा सहमत हो। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत को, ये शब्दावली आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई राज्यसभा में कोई सीटें रिक्त हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उस समय राज्यसभा के सदन में जितने सदस्य संख्या मतलब है
उनका जो है बहुमत लिया जाता है। इसलिए कहा गया है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। राज्यसभा के तत्कालीन तत्कालीन राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव, समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से, ठीक है, बहुमत प्रस्ताव को पारित करने पर और लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हट जाएंगे। ये चीजें हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ये देखेंगे यह कहां पर उल्लेख किया गया है, तो यह संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। कहाँ दिया गया दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस भाग में इसका उल्लेख किया गया, तो भाग 20। ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। तो संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करने के संबंध में जो प्रोसेस है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और किस भाग में दिया गया, तो भाग 20। ये भी आपको ध्यान में रखना। कहां पर है दोस्तों, भाग 20। तो भाग 20 दोस्तों ये आपको रोमन अंक में ध्यान रखना, एग्जाम में पेपर में रोमन अंक में ही देता है। ठीक है, तो भाग 20 में है दोस्तों अनुच्छेद 368। ये चीजें ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों, भाग 20, ठीक है, डिजिट में लिख देते हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संबंध में जो प्रावधान है वह दिया गया है। धन विधेयक को पारित करने में, तो धन विधेयक के संबंध में देखेंगे जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। धन विधेयक पर अपनी अनुमति जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर किया गया, तो अनुच्छेद 109 में। ये डायरेक्टली अनुच्छेद आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित, धन विधेयक को मनी बिल को डिफाइन किसके द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 110 में किया गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 109 किससे रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत आरंभ किया जाएगा और धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा उस मनी बिल को 14 दिनों के भीतर क्या है, उसको लोकसभा को वापस करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक को आरंभ कहाँ किया जा सकता है, किस सदन में, तो वह लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 110 में कोई बिल मनी होगा उसको प्रावधान जो हुआ अनुच्छेद 110 में दिया गया है। राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति जो देते हैं वह अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी बिल पे अनुमति किस आर्टिकल के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो किसी भी बिल पे क्या है अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या विधेयक को अपने पास ही रख सकते हैं, या किसी बिल को अस्वीकार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 आपको ध्यान में रखना है। ये डायरेक्टली आपको चीजें आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, तो अनुच्छेद 111। ठीक है दोस्तों, ये चीजें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। ये चीजें ध्यान में रखना। और देखिए दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति को हटाने में, अब डी ऑप्शन पे भी विचार करिए क्या हो बातें हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने में तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। तो यह कहाँ पर जिक्र किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में किसका प्रोविजन किया गया है,
तो ये राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको कैसे पारित किया जाता है? संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो समस्त सदस्य संख्या है, मतलब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से जो है पारित करने के बाद दूसरे सदन में भी जो है, राज्यसभा में भी जो है, राज्यसभा की समस्त सदस्य संख्या के, राज्यसभा की समस्त सदस्य संख्या के जो है कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से पारित करने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद से जो है हट जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने में। उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आरंभ किया जाता है, उस प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के माध्यम से जो है उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और लोकसभा जो है सहमत हो तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो वह लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में कोई भी प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है। उस सदन में जो है कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो क्या है, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन देखेंगे उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कोई प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, तो केवल राज्यसभा में ही, केवल राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा और वह तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत होगा तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ये आपको बारीकियां ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसको प्रस्ताव लाने के लिए सर्वप्रथम कहाँ को लाना पड़ेगा, राज्यसभा में ही आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अनुमति देते हैं, अनुमति रोक लेते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ये सब चीजें किसके अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। और देखेंगे दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसका उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में रखना। और देखेंगे जो धन विधेयक को पारित करने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में, इसका उल्लेख सब किस भाग में किया गया, ऐसे भी प्रश्न आए हैं। तो इन धन विधेयक हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रावधान का जो किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 आपको ध्यान में रखना दोस्तों, भाग 5, ठीक है, भाग 5 आपको रखना, ठीक है। इसको ये रोमन अंक में लिखे हैं दोस्तों, ये डिजिट में आपका हो गया भाग 5 में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस कहां पर किया गया, तो भाग 5 में किया गया है। और डायरेक्टली अनुच्छेद आएगा तब भी आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 67 में दिया गया है, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 110 है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति किसी बिल पर अनुमति देते हैं तो अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, पावर्स है। तो यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या है, व्यवस्थित करना है। जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड जो ट्राइब है, आपको एसटी जो पॉपुलेशन है उसको आपको क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। यह है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो अनुसूचित जनजाति आपको कहा, जनगणना 2011 जो सेंसस 2011 के आधार पे आपको क्या है बताना है, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो देखेंगे अनुसूचित जनजाति जो ऑप्शन दिया हुआ वहां पर सबसे अधिक कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखेंगे दोस्तों तो 153 लाख से भी अधिक जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां पर है, वह मध्य प्रदेश में, ठीक है।
तो लगभग 1.5 करोड़ से भी क्या है, अधिक है दोस्तों। तो 153 लाख से अधिक है, ठीक है। 153 लाख से भी अधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर है, वह मध्य प्रदेश है, ठीक है। 153 लाख से अधिक। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 26,31,000 के आसपास है, ठीक है। 26 लाख, ठीक है। 26 लाख जो है, 31,000 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। नागालैंड में दोस्तों कितना है, तो नागालैंड में कितना है बताइए दोस्तों, तो नागालैंड में है 17,11,000 के आसपास है। कितना दोस्तों, 17,11,000 जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की नागालैंड में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कितना है, तो 11,34,000 के आसपास है, 11,34,000, ठीक है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। आंध्र प्रदेश में 26,31,000 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 153 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। नागालैंड में 17,11,000 के आसपास जो है अनुसूचित जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में 11,34,000 के आसपास जो है अनुसूचित जनजाति क्या है, पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, आप आसानी से किया जा सकता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जा रही है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे हमको व्यवस्थित कर लेना। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो हमारा 2 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों, उसके बाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, नागालैंड में है, तो 3 नंबर हो गया। और लास्ट में हमारा उत्तर प्रदेश हो गया 4 नंबर। कौन सा कोड सही है दोस्तों, 2 1 3 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 1 3 4। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 1 3 4, ठीक है दोस्तों। तो जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति है जो दिया गया, मतलब इसके आधार पर हमको बताना है। तो मध्य प्रदेश में 153 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति है। आंध्र प्रदेश में 26 लाख है से अधिक है। नागालैंड में 17 लाख से भी अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो 11,34,000 के आसपास जो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल जो ट्राइब पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 1 3 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई विधेयक, कोई बिल, मनी बिल है, इसका निर्णय कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है, बताना है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल के जो स्पीकर होते हैं, वे जो है मनी बिल को क्या है, डिसाइड करते हैं। कोई बिल लोकसभा में आया हुआ मनी बिल है कि नहीं है, उसको जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो डिसीजन होता है वह अंतिम डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई बिल, धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब धन विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, तो धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 109 में किया गया है। और अनुच्छेद 110 में भी उससे संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। बताइए दोस्तों किस आर्टिकल में है ये, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 109 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद 109 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, कि धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा जो है उसे 14 दिन के भीतर जो पारित करके लोकसभा को वापस करना रहता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर मनी बिल को पारित करके लोकसभा को नहीं लौटाती है, तो यह माना जाता है कि राज्यसभा भी जो है धन विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो धन विधेयक के संबंध में जो
धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित कहाँ किया गया, धन विधेयक का जो परिभाषा कहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये चीज आपको बताइए। जो धन विधेयक के संबंध में जो परिभाषा है, तो धन विधेयक का अगर हम परिभाषा की बात करें तो उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो वह अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 110 में एक डिफिनीशन दिया गया है कि कोई बिल मनी बिल होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना, ये चीजें आपको मनी बिल। तो मनी बिल के अंतर्गत जैसे भारत सरकार के द्वारा जो भारत की जो संचित निधि है, जो आकस्मिकता निधि है, जो लोक लेखा निधि है, उसमें से कोई धन निकालना है, कोई धन उसमें ऐड करना है, ये सब चीजें क्या मनी बिल के अंतर्गत आती है। भारत सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है, ठीक है, कोई धन मतलब आय हो रहा है, उसको जो है कहाँ पर रखना है, तो ये सब चीजों को जो है मनी बिल से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। और धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति जो है अनुच्छेद 111 के तहत दिया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की जो है पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, इस चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कोई विधेयक धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में दिया गया है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये चीजें हैं। भारत की जो संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए दोस्तों, तो अनुच्छेद 266 की क्लास 1 में किया गया। अनुच्छेद जो 266 है, अनुच्छेद 266 की क्लास 1 में भारत की जो संचित निधि है, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो भारत की जो संचित निधि, ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में किया गया है। लोक लेखा निधि का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो जो भारत की लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में दिया गया है। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, ठीक है दोस्तों, एक चीज होगा। कंसोलिडेटेड फंड हो गया, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, भारत जो पब्लिक अकाउंट फंड है, और जो आकस्मिकता निधि है, जो कंटिजेंसी फंड है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 की क्लास 1 में किया गया है। ये जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता जो निधि है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद 267 की क्लास, आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहां पर किया, अनुच्छेद 267 के क्लास 1। तो कंटिजेंसी फंड अनुच्छेद 267 क्लास 1 हो गया। कंसोलिडेटेड फंड जो है 266 क्लास 1 हो गया, और पब्लिक अकाउंट जो फंड है 266 क्लास 2 हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो अनुच्छेद 267 का क्लास 1 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में है, और लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में है। आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। जो भारत की जो आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी जो फंड है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत की जो पार्लियामेंट है, विधि बनाकर जो है पार्लियामेंट संसद के द्वारा जो है आकस्मिकता निधि का निर्माण किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर किया गया, अन्य बातों पर भी विचार कर लिया जाए। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है, आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आ जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया है, अन्य आर्टिकल में भी प्रावधान, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है, उसके द्वारा पीएम पद, प्रधानमंत्री पद को जो है ग्रहण किया जाता है। प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री पद को, प्रधानमंत्री किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसमें यह उल्लेख किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 64 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वह राज्यसभा के क्या है, पदेन सभापति होते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 का क्लाज 1 है, अनुच्छेद 75 का क्लाज 1, अनुच्छेद 75 की क्लाज 1 में यह प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है, उसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 के क्लाज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये प्रावधान दिया गया है। चीजें डायरेक्टली आर्टिकल आए हुए हैं यहाँ पर, जो भी आर्टिकल आपको बताया है। भारतीय संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में। लोक लेखा निधि, भारत की लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में। भारत की जो आकस्मिकता निधि, यहाँ पर भारत की जो आकस्मिकता निधि है, भारत की जो आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 267 के क्लास 1 में है। ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। जो आकस्मिकता निधि का जो प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये चीजें। और उसके बाद जो भारत की संचित निधि, भारत की जो लोक लेखा निधि है, उसके बाद जो धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक की जो परिभाषा किस आर्टिकल में है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति में जो है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह निहित होगी। ये चीजें क्लियर होगी आपको। और भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 के क्लास 1 में है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में है। लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में। ये चीजें है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में दिया गया है। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह अनुच्छेद 64 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों अन्य जो बातें थी उसको भी डिस्कस कर लिया। और छठा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है निर्णय किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दिया हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अपनी जो रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लोकसभा के स्पीकर को। तो लोकसभा के स्पीकर को जो है लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए दोस्तों कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 22 मेंबर होते हैं। ये 22 सदस्य कहां से आते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से चुनकर भेजा जाता है, और 7 जो सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से चुनकर भेजा जाता है। तो ये 22 सदस्य दोस्तों 15 + 7 के फॉर्म में होते हैं। 15 सदस्य कहां से आए दोस्तों, लोकसभा से आते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इसी ध्यान में रखना, 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आएंगे। ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अन्य जो बातें देख लिया जाए। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। इसका उल्लेख कहां पर किया गया, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लोकसभा के स्पीकर को। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहां पर जिक्र किया गया,
तो अनुच्छेद 52 में किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 53 में किया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगी। तो ये चीजें हो गया क्लियर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो वह लोकसभा स्पीकर को करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है दोस्तों, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न जब आप पढ़िए दोस्तों, तो कौन सा सही है, सही नहीं है, इन सब चीजों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे तो ह्यूमन एरर आपसे नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, आपको करेक्ट कौन सा सुमेलित है बताना है। ऑप्शन दिया है, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। संविधान का जो चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है दोस्तों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका प्रोविजन कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 का जो क है, भाग 4 का क में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अन्य ऑप्शन क्यों गलत हो गया। अब देखेंगे एक चीज और आपको गौर करना है, ये जो भाग 4 क है, भाग जो 4 क है, जो भाग 4 क है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है? जोड़ा जाता। कब जोड़ा गया दोस्तों? जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को क्या है? जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क जोड़ा जाता है, और साथ ही जो एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा जाता है। एक नया अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों, तो 51 क अनुच्छेद की बात करें तो एक नया अनुच्छेद हो गया 51 क जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा जो है प्रावधान किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया जाता है। और जब यह प्रावधान लाया गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर एक जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। जो देखेंगे तो भाग 4 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के, और एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा जाता है, और इसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया जाता है। फिर 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से जो है जोड़ा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों 11 नंबर का जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हम आपको रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। जो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करे, और उसके जो आदर्श हैं, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? आदर करना है। तो जो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करे, उसके जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रध्वज है, जो राष्ट्रगान है, उनका क्या करना है? आपको आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा बताइए? तो दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या हृदय में सजोए रखें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे क्या करना है? अक्षुण्ण रखें। ठीक है, उसे अक्षुण्ण रखना है। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या हो गया? तो चौथा मौलिक कर्तव्य हो गया देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो पांचवा मौलिक कर्तव्य है, बताइए दोस्तों क्या है? तो पांचवा मौलिक कर्तव्य हो गया देश के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये चीजें क्लियर हो गया। छठा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो हमारा
छठा मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका क्या करना, हमको परिरक्षण करना है। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव आते हैं, उनकी हमको क्या करना है, रक्षा करें, उनकी सुरक्षा संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो सातवां मौलिक कर्तव्य हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करे, संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति क्या है, दया भाव रखे। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, तो आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना के क्या है, आपको विकास करना है। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। तो सार्वजनिक संपत्ति क्या है, सुरक्षा करे और हिंसा से क्या है, दूर रहे। दसवां मौलिक कर्तव्य क्या होगा, तो दसवां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू सके। दसवां मौलिक कर्तव्य क्या होगा, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू सके। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के जो माता पिता हैं या अभिभावक जो भी मैटर है, उसको क्या है, आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को, बालिकाओं को, जो बच्चे हैं, उनको क्या आपको शिक्षा का व्यवस्था आपको करना है, शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये चीजें जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया। कौन से 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चों के माता पिता, अभिभावक, प्रतिपालक, जो भी मैटर है, मामला है, उसको क्या आपको शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया जाता है। और ये 11वें नंबर के जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो 10 मौलिक कर्तव्य है वह भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के माध्यम से सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। फिर 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, संविधान का जो चौथा भाग क है वो मौलिक कर्तव्य है, उसका सही जो है मिलान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान का चौथा जो क भाग है, भाग 4 क में जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, अन्य विकल्पों पर विचार कर लिया जाए। संविधान का दूसरा भाग, तो संविधान के दूसरे भाग में किसका प्रोविजन किया गया है बताइए, तो संविधान के दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान। तो संविधान का जो दूसरा भाग यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान, जो सिटीजनशिप है वहां का प्रावधान, सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमको किसका प्रोविजन मिलता है, नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया। संविधान का जो तीसरा भाग है वो किससे रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, संविधान का जो तीसरा भाग है फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार का जो प्रोविजन दिया गया। ठीक है, तो संविधान का जो दूसरा भाग है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, जिसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का प्रावधान दिया गया है। संविधान का जो पांचवा भाग, तो संविधान की जो पांचवा भाग है इसमें जो है किसका प्रोविजन दिया गया है, तो इसमें देखेंगे जो संघ है, जो भारत है, संघ का जो है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, जो न्यायिक शक्ति का जो प्रावधान दिया गया। तो संविधान का जो पांचवा भाग है वह संघ से रिलेटेड। ठीक है, यूनियन, भारत, भारत क्या है, राज्यों का संघ। ठीक है, ये चीज है।
तो संघ का जो प्रोविजंस दिया गया, ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का व्यवहार में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हमारे संघ का क्या नाम है? भारत या इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या राज्यों का संघ होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो भारतीय संघ का जो संघ है उसका नाम क्या? भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है, और उस कार्यपालिका शक्ति का व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की विधायी शक्ति बताइए, तो संघ की विधायी शक्ति संसद में निहित है, पार्लियामेंट में निहित है। पार्लियामेंट कंफर्म हो गया आपको चीजें। संघ की जो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति कहाँ है? उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है? निहित है। तो संविधान का जो 5वां भाग, उसमें जो संघ है, जो भारत की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक शक्तियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो यह इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? भाग 4 में। इसका उल्लेख हमको भाग 4 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? तो भाग 4 में किया गया, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो भाग 4 में किया गया। इस भाग 4 को हम दोस्तों रोमन अंक में लिख देते हैं, रोमन अंक में, ये आपका भाग 4 हो गया, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। देखिए, तो संविधान का जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो नागरिकता का प्रावधान को कहां से मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। संविधान के तीसरे भाग में हमको मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, यहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। और देखेंगे दोस्तों राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उल्लेख अनुच्छेद कहां पर किया गया? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद जो 51 तक हमको देखने को मिलता है। और किस भाग में? तो भाग 4 में। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो प्रोविजन कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया, और भाग 4, ये चीजें आपको क्लियर होना दोस्तों। अब फिर देखेंगे संविधान का जो 5वां भाग किससे रिलेटेड है? जो संघ है, जो भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, यहाँ पर लिख लेंगे जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो विधायी शक्ति है, जो न्यायिक शक्ति है, इन सब चीजों के बारे में जो विस्तार से आर्टिकल के माध्यम से जो है उल्लेख किया गया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? भाग 5, जो भाग आपका जो 5 रोमन अंक में लिखा है दोस्तों भाग 5, ठीक है। तो भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति कहाँ नहीं थे दोस्तों? संसद में, पार्लियामेंट के पास है, और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है। व्यवहार में उसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय का जो प्रोविजन। तो संविधान का जो भाग 5 है वहां पर देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद क्या करना 151 तक। तो अनुच्छेद 52 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 151 तक जो है विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस दिए गए। तो यहाँ पर लिखिए संविधान का 5वां भाग हो गया, ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संविधान का जो 5वां भाग है उसमें भारत की जो संघ है कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति का प्रोविजन दिया गया। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसका व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विधायी शक्ति संसद में निहित है, पार्लियामेंट में निहित है। न्यायिक शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में निहित है, ये चीजें हैं। और यहाँ पर देखेंगे संविधान का जो 5वां भाग है वहाँ अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रोविजंस है उसको जो है अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गया। संविधान का जो चौथा कै भाग मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर किया गया भाग 4 कै, अनुच्छेद 51 का कै हो गया, ठीक है। भाग 4 ए भी बोल सकते हैं इसको, क्या दोस्तों, भाग 4 ए हो गया। और यहाँ पर आर्टिकल 51 ए, ठीक है, ये आप इंग्लिश फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। तो संविधान का जो 5वां भाग अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक हो गया। राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भाग
4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर विस्तार से जो भी अन्य पॉइंट हो सकते थे यहाँ पर संभव, उन सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो 8वें नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। संविधान का चौथा कै भाग मौलिक कर्तव्य, भाग 4 कै जो है अनुच्छेद 51 कै का प्रोविजन दिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भाग 4 कै, जो भाग चौथा कै है, उसको जोड़ा जाता है। इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है। और 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला क्या है आपका बताइए दोस्तों? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रगान का क्या है आदर करना है। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे। तीसरा बताइए दोस्तों, तीसरा क्या हो जाएगा? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा क्या है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो देश के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों बताइए? छठा मौलिक कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव है, रक्षा करे, संवर्धन करे, उसकी सुरक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां मौलिक कर्तव्य हो गया देश। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या होगा दोस्तों बताइए? 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या होगा? तो 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू सके। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान दिया गया है माता पिता और अभिभावकों के द्वारा। मतलब 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराना उनका मतलब अनिवार्य क्या है? कर्तव्य है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लिया। चला जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आपको रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों डिटेल इसलिए हमने कर दिया क्योंकि इसी बहाने आपको जो है क्वेश्चन के साथ जो है आर्टिकल और जो अन्य बातें हैं वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आपको जो है कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा आपका चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। आपको बताइए दोस्तों, तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन कनाडा और डी ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया दिया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से ली गई है, ये चीज आपको बताना दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, वहां से भारतीय संविधान में जो है लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें कंफर्म हो गया। अब बताइए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या प्रावधान लिए गए हैं? तो यहाँ से देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से जो फंडामेंटल राइट है उन प्रावधानों को जो संविधान में, हमारे संविधान में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार के प्रावधान हो गया, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है और क्या है संविधान की सर्वोच्चता, इन सब प्रावधानों को क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब बताइए दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो? तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय, भारत में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधि को क्या है
यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो उसको न्यायालय के द्वारा जो है शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये चीज कंफर्म हो गया आपको। तो न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से उच्चतम न्यायालय संसद के द्वारा किसी भी विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधि को क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय जो है विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधि को क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जो है शून्य घोषित कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ये चीजें कंफर्म हुई दोस्तों। अब देखेंगे ये जो पावर्स कहाँ मिला हुआ है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वह उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो है रिट जारी करने की शक्ति देता है। और अगर कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, तो उस विधि को उच्चतम न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट को हो गया। अब बताइए दोस्तों अनुच्छेद 226 के माध्यम से जो हाई कोर्ट है, अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है किसी विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधि को क्या है, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये चीजें देखेंगे। और उच्चतम न्यायालय को जो है अन्य आर्टिकल के माध्यम से भी संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जहां से जो है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स जो है वह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और क्या ध्यान में रखना है, देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट को जो है जुडिशियल रिव्यू के पावर्स और कहां से मिलते हैं, तो देखेंगे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 से मिलता है। अनुच्छेद 131 से लेकर अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 हो गया, अनुच्छेद 134 में, अनुच्छेद 135 हो गया, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 13 क्या है, विधि से रिलेटेड है। संविधान के प्रारंभ में कोई विधि था या उसके बाद कोई विधि का निर्माण हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी मतलब है, उसकी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो उस विधि को जो है व्याख्या किया जाता है, उस पर जो है निर्णय दिया जाता है। ये चीजें है। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 31 क्या है। अनुच्छेद 131 में प्रावधान दिया गया है अपीलीय अधिकारी, जो आरंभिक अपीलीय अधिकारी था, आरंभिक जो अपीलीय अधिकारी था किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। यदि केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो रहा है, दो या कुछ अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हुआ, तो वह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो आरंभिक अधिकारिता है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 में सिविल मामले होते हैं, आपराधिक मामले अनुच्छेद 134 के अंतर्गत है। विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है अपने दिए गए निर्णय और फैसलों को जो है भविष्य में किसी भी समय जो है परिवर्तित कर सकती है, उसको जो है पुनर्विलोकन कर सकती है। तो इन सब चीजों के माध्यम से जो है उच्चतम न्यायालय को जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर्स जो है मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को जो है जुडिशियल रिव्यू का जो है पावर प्राप्त होता है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो है जुडिशियल न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय विधायिका के द्वारा पारित किए गए किसी विधि को अगर वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए कोई भी आदेश हो गया, कोई भी निर्देश हो गया, यदि वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो उसको न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है शून्य घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई भी आदेश, विधि जो है मौलिक अधिकारों का कम कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है उस विधि को अवैध घोषित कर दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट को लिया गया है, जो मौलिक अधिकार का प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज कंफर्म आपको हो गया। यूनाइटेड किंगडम, बताइए दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय जो शासन प्रणाली का प्रावधान कहां से लिया गया है?
वह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय जो शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से संविधान से लिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम से और क्या लिया गया है? जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें कंफर्म हो गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो देखिए कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था, जो भारत में संघात्मक ढांचा है वह कहां से लिया गया है? वह कनाडा के संविधान से लिया गया। जो संघात्मक ढांचा है, जो संघात्मक ढांचा है वह कहां से लिया गया दोस्तों? तो वह लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो संघ की संकल्पना दी गई है वह क्या है? वह वहां पर दोस्तों देखेंगे केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। क्या दोस्तों? केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है राज्य की तुलना में। राज्यों की तुलना में जो केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना। जो भारत सरकार है वह राज्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। केंद्र के पास जो विधायी शक्ति है, जो वित्तीय शक्ति है, जो प्रशासनिक शक्ति है, वे क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, जो फाइनेंशियल पावर हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो विधायकी पावर है, जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने का जो पार्लियामेंट के पास, संसद के पास क्या है? विधि निर्माण की बहुत अधिक शक्तियां हैं। भारत सरकार के पास प्रशासनिक और कार्यपालिक की शक्ति बहुत अधिक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो केंद्र को जो है अधिक शक्ति दी गई है। यहाँ पर देखेंगे संघात्मक ढांचा के अंतर्गत जो संघ के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे संघ का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये चीजें कंफर्म हुआ दोस्तों। अब अनुच्छेद कह रहा है भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे जो संघ का निर्माण हुआ है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अछूत बनाए रखने के लिए जो है केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो शक्तियां, जो पावर्स है, वह केंद्र की तरफ क्या है? झुकी हुई है। संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई है वह केंद्र की तरफ, भारत सरकार की तरफ, भारत की सरकार की तरफ क्या अधिक झुकी हुई है। राज्यों को जो है केंद्र से कम शक्तियां दी गई हैं। ये आपको चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पे जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिससे कि जो भारत की जो विविधता है, जो उसमें एकता को स्थापित किया जा सके, भारत में जो एकता अखंडता को जो है हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखेंगे भारत को जो विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो विभाजित किया गया है, यहाँ लोगों की जो आकांक्षा, अभिलाषा, सपनों को जो है पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो है समावेशी विकास स्थापित हो सके, भारत जो है निरंतर विकास की प्रगति पर चलता रहे है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारत की जो अपनी विशेष परिस्थितियां हैं, अपनी परिस्थितियों के आधार पर जो भारत में संघात्मक ढांचा को जो है अनुकूलित किया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो कनाडा के संविधान से जो भारत में संघात्मक ढांचा को अपनाया गया है और संघात्मक ढांचा को जो है अपनी भारत की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप क्या है उसको ढाला गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। चलिए दोस्तों, ये चीजें कंफर्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया बताइए दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है? वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान हमको कहां देखने को मिलता है? तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, वहां पे जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद जो है संघीय विषयों पे कानून का निर्माण करता है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और संघ सूची पे संघीय जो विषय है संसद के पास है। और जो समवर्ती सूची होता है उस पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह संसद के पास भी है, राज्य विधानमंडल के पास भी है। और अगर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, वही पूरे भारत में लागू होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक महत्वपूर्ण बात और ली गई है, आपको बताइए दोस्तों। जो हमारा प्रियम्बल है, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? तो उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है।
जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर प्रश्न आता है कि उद्देशिका का विचार, प्रियम्बल का जो विचार वो कहाँ से लिया गया है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार है, ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना दोस्तों। उद्देशिका का जो विचार है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रियम्बल उद्देशिका की भाषा है, वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है कहाँ से बताइए दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, और साथ ही दोस्तों जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वह यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन प्रावधानों को लिया गया है? तो जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट का प्रोविजन हो गया। संविधान की जो सर्वोच्चता है, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का जो प्रोविजन है वह का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और साथ ही उद्देशिका का जो विचार वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही गृहीत किया गया है। कनाडा के संविधान से जो संघात्मक ढांचा है भारत में उसको अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान और उद्देशिका की भाषा जो है उसको लिया गया है। और साथ ही दोस्तों जो अन्य देशों से और जो महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं उसको भी यहाँ पर हम दोस्तों स्लाइड में आपको डिस्कस कर देते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अच्छा बताइए जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? बताइए, याद करिए आप, जर्मनी के संविधान से बताइए दोस्तों क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपात उपबंध का जो प्रावधान है, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो वित्तीय आपातकाल है, जो राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजंस है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजन सब कहाँ से लिया गया है? वह जर्मनी के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो भाग 18 में किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है दोस्तों? ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ पर दोस्तों? भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद जो है 352 से लेकर, अनुच्छेद 352 से लेकर जो अनुच्छेद 360 तक जो हमको राष्ट्रीय आपातकाल के प्रोविजंस देखने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया था। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल का प्रोविजन है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल का प्रोविजन है। ये चीज ध्यान में रखना। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन लिया गया। जापान के संविधान से बताइए दोस्तों किन प्रोविजन को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो देखिए जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया था दोस्तों? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उन चीजों को लिया गया है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहीं से लिया गया है। ये चीजें दोस्तों क्लियर होगी आपको। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यहाँ से ही लिया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जापान के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी। ये चीजें कंफर्म होगा दोस्तों। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। आयरलैंड के संविधान से बताइए दोस्तों क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है बताइए? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है? वह आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत वो कहाँ से लिए गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से एक प्रोविजन और लिया गया
जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वह भी राज्यसभा में जो मनोनयन होता है 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, नाम निर्देशन जो होता है मनोनयन, ठीक है, मनोनयन जो होता है नाम निर्देशन, कितने सदस्यों का नाम निर्देशन राष्ट्रपति करते हैं? वह 12 सदस्यों का जो है नाम निर्देशन करते हैं। किस क्षेत्र से आते हैं 12 सदस्य? तो क्या विशेषता होनी चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में मनोनयन या नाम निर्देशन किया जाता है। कितने सदस्यों का? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का नाम मनोनयन जो होता है वह राज्यसभा में किया जाता है। वो किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पे जो है 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनयन जो है किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। राज्यसभा में जो मनोनयन नाम निर्देशन राष्ट्रपति के द्वारा किया था उन प्रोविजंस को लिया गया है। जापान द्वारा जो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल जो प्रोविजंस है उसको लिया गया है। ये चीजें ध्यान में रखना। और बताइए दोस्तों, और किन प्रोविजंस को लिया गया है? रूस के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों बताइए? रूस के संविधान से क्या लिया गया? सोवियत संघ से क्या लिया गया? यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत यूनियन उस समय जो था, सो रूस से क्या लिया गया? तो रूस से जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रोविजन से लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य का जो प्रोविजन वहां से ही लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का जो प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य का प्रोविजन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों बताइए? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाता है उसका। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको लिया गया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उस चीज को लिया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया? तो इसका उल्लेख भाग 20 में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? भाग 20 में किया गया। अनुच्छेद क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में प्रोविजंस दिए गए। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। और एक नया भाग 4 क्या जोड़ा गया? क्या दोस्तों जोड़ा? भाग 4 ये जोड़ा जाता है। और एक नया अनुच्छेद जो जोड़ा जाता है, नया अनुच्छेद क्या दोस्तों जोड़ा गया? नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। और इसके तहत क्या 11 मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान किया गया। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजन है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रोविजन कहां से लिया गया? जापान के संविधान से। और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जर्मनी के संविधान से प्रोविजन को ध्यान रखना है। और यहाँ से दोस्तों रूस के संविधान से जो लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य है, और सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने भारतीय जो नवा क्वेश्चन दिया हुआ था उससे जो रिलेटेड बातें थी उन सब चीजों को भी हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण ज्युडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारत में जो ज्युडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताइए दोस्तों। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? बताइए दोस्तों, भारत का जो संविधान है वह किस तिथि को अपनाया गया? क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है
26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947। बताइए दोस्तों, तो भारत का संविधान जो है किस तिथि को अपनाया गया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो भारत के संविधान को किस तिथि को अपनाया गया? तो सही ऑप्शन बी हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। क्या दोस्तों? अंगीकृत, 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 अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आत्मर्पित मतलब अपने आप को समर्पित करते हैं हम लोग, आत्मर्पित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आत्मर्पित किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रेमबल जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। भारत का जो संविधान है वह किस तिथि को अपनाया गया? तो ये चीजें देखेंगे जब हम प्रेमबल पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीजें हमको स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहां पर कहा गया है कि प्रेमबल जो उद्देश्य का हमारा जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो उद्देश्य का जो विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उद्देश्य का की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। जब हम प्रेमबल पढ़ते हैं, अपने उद्देश्य को पढ़ते हैं, तो वहां से ये चीजें हमको ज्ञात होता है। उद्देश्य का दोस्तों एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। उद्देश्य से रिलेटेड जो प्रश्न हर बार आते हैं तो वहां पे जो उनकी जो शब्दावली उपयोग की गई वो सब चीजें आपके ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों, तो प्रेमबल उद्देश्य को बताइए दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो उद्देश्य का जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां से हमको ज्ञात होता है कि हम अपने संविधान को कब अपनाएं। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य का, ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य का जब हमारा प्रियम्बल है, दोस्तों तो हमको यह ज्ञात होता है कि हम अपने संविधान को हमारे संविधान सभा के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे उसको कब अपनाया। ठीक है, इस चीज का हमारे संविधान को बनाने में कितना दिन लगा दोस्तों? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे दोस्तों। और संविधान सभा के द्वारा कुल कितने अधिवेशन किए जाते हैं? कुल 12 अधिवेशन होते हैं दोस्तों। तो ये भी प्रश्न आया हुआ, आपको ध्यान में रखना। तो भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन होते? 12 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, 12वें नंबर का जो लास्ट अधिवेशन कब हुआ? तो 12वें नंबर का जो अधिवेशन होता है वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। ये चीज ध्यान में रखना। और भारत का संविधान जो है किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। जो उद्देश्य में देखेंगे दोस्तों, जो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कितनी प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेमबल से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का नेचर बदल सकता है लेकिन जो कंटेंट वहीं से आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो उद्देश्य का प्रेमबल में जो है जो शब्दावली उपयोग की गई वो भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है, ये शब्दावलियों का उपयोग किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया जाता है। एक बार दोस्तों और आपको रिवाइज करा देते हैं। जो प्रेमबल है उस चीजें आपको देखिए। प्रेमबल क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। साथ ही इस चीज और ध्यान में रखना है, जो प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जो है बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, वो 3 नए शब्द क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों। एक शब्द आपको समाजवादी, जो समाजवादी शब्द है वह बाद में जोड़ा गया दोस्तों, समाजवादी हो गया। और क्या है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष। और क्या दोस्तों, एक शब्द और जोड़ा गया अखंडता। क्या दोस्तों, एक अखंडता शब्द। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो 3 शब्द है वह बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए दोस्तों, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़े जाते हैं, ठीक है। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये चीजें ध्यान में रखना। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और अखंडता दोस्तों इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है ये 3 नए शब्द जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है उद्देश्य का प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता, इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द जो है उद्देश्य का जो प्रियम्बल है उसमें जोड़े गए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों, 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 11 महीने और कितने दोस्तों 18 दिन लगते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। तो भारत के संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया जाता है, ठीक है। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कब अपनाया गया दोस्तों, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा और 10 प्रश्नों के साथ जो अन्य बातें थी उसको काफी डिटेल किया। इससे आपका जो पॉलिटिक्स का रिविजन आसानी तरीके से, मतलब आसान तरीके से हो जाएगा। पॉलिटी का आपका जो रिवीजन है वो सही ढंग से हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।